हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू पिक राइट नॉमिनी फॉर योर फाइनेंशियल एसेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप राइट नॉमिनी को कैसे पिक करें फाइनेंशियल एसेट में। तो यहाँ पर राइट नॉमिनी, यहाँ देखिए एक चार्ट दिया गया है, ईटी सोर्सेस से मैंने लिया है, ईटी वेल्थ से लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस है। अगर आपको जरूरत होगा तो मैं इसका आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। ये काफी मतलब आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देगा कि आप मतलब नॉमिनेशन लॉ के रिगार्डिंग और एक जगह आप एक टेबुलर फॉर्म में। तो अब हम देखिए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एसेट होल्डिंग सिंगल, तो इन दैट whom कैन यू नॉमिनेट। तो आप यहाँ पर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज ए नॉमिनी। तो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और डिस्टेंट रिलेटिव और इवन ए फ्रेंड को भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात है कि नंबर ऑफ नॉमिनी एंड शेयर क्या होगा। तो आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं, आप पर एक से ज्यादा बना रहे हैं, तो उसको असाइन करेंगे रेस्पेक्टिव शेयर टू ईच नॉमिनी। यहाँ पर इंश्योरेंस तो एक बेनिफिशियरी नॉमिनी के रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट भी आया 2015 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑफ द किन, तो आप जो रिलेटिव जो है, स्पाउस, पेरेंट एंड चिल्ड्रन be beneficial nominee and will be treated as the ultimate beneficiary of the proceed payable by the insurer excluding other legal heirs. Yes. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बेनिफिशियरी नॉमिनी जो है अल्टीमेट बेनिफिशियरी बनेगा इसमें। नेक्स्ट ऑफ द किन जो है यहाँ पर स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन, इसके अलावा जो है उसके केस में, तो ये अगर है तो एक्सक्लूडिंग अदर लीगल हेयर्स आपके अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर नॉमिनी बी ए बेनिफिशियरी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी, मतलब ये इंश्योरेंस लॉ में एक अमेंडमेंट है, 2015 में ये अपडेट हुआ था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नॉन फैमिली मेंबर अगर नॉमिनेट करते हैं, तो उसके केस में आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट को प्रूव करना होगा उसका, नॉमिनी का। तो ये थोड़ा सा आपको इसलिए प्रेफरेबल ज्यादा रहता है कि आप फैमिली मेंबर को बनाएं। लेकिन अगर नॉन फैमिली मेंबर को बनाते हैं तो आप इंश्योरेंस इंटरेस्ट को प्रूव करना होगा आपको। बैंक अकाउंट्स के केस में एसेट होल्डिंग जो है सिंगल या ज्वाइंट आपके बैंक अकाउंट होते हैं, तो एनीवन इंक्लूडिंग ग्रैंड चिल्ड्रन बिकम ए नॉमिनी फॉर योर अकाउंट। तो आप इसको किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी। और नंबर ऑफ द नॉमिनी जो है ओनली वन इन केस ऑफ ए बैंक अकाउंट, अप टू 2 फॉर ज्वाइंटली हेल्ड लॉकर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के केस में सिंगल और ज्वाइंटली हेल्ड लॉकर के केस में आप 2 नॉमिनी तक कर सकते हैं। तो यहां पर नॉमिनी जो है ओनली कस्टोडियन फॉर द लीगल हेयर, ठीक है, कस्टोडियन है, ओनली कस्टोडियन, नॉट द ऑनर। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सेपरेट नॉमिनी, डिफरेंट अकाउंट के लिए आप सेपरेट नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। एफडी एंड आरडी के लिए सेम बैंक में आपका डिफरेंट अकाउंट है, एफडी या आरडी, उसके लिए सेपरेट सेपरेट आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली थी, आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। शेयर्स के केस में आप ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सिंगल या ज्वाइंट होल्डिंग होती है इसमें। तो प्रीफरेबली 3, मतलब इससे आपका रिलेटिव जो है यहाँ पर, तो मतलब ये एडवाइजेबल है। तो नंबर ऑफ द नॉमिनी एंड शेयर जो है ओनली 1 यहाँ पर होंगे। और यहाँ पे देखिए, नॉमिनी में बिकम द एब्सोल्यूट ऑनर द सिक्योरिटीज आर वेस्टेड इन देयर नेम। वेस्टिंग मतलब वेस्टेड इन देयर नेम, दैट इज वेस्टिंग इज द प्रोसेस। देखिए वेस्टिंग बड़ा अच्छा डिफाइंड है यहाँ पर, विकिपीडिया से मैंने लिया है। Vesting the point in time when the right and interest arising from the legal ownership of the property are acquired by some person. Vesting creates an immediately secure right of a person for future deployment. तो अगर यहाँ पर आपका securities are vested in their name, that then that case nominee may become the absolute. अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है आफ्टर डेथ ऑफ द लीगल ओनर, तो उस केस में legal heirs of the nominee may be eligible to get the proceeds of the shares. यहाँ पर देखिए, अगर नॉमिनी
अगर एक्सपायर हो जाता है लीगल ओनर के डेथ के बाद, तो उस केस में क्या होगा कि जो लीगल एयर, नॉमिनी का जो लीगल एयर है, वो एलिजिबल टू गेट द प्रोसीड ऑफ द शेयर। तो ये शेयर के केस में तो ये थोड़ा सा अलग है। म्यूचुअल फंड के लिए 1 to 3 एसेट होल्डिंग है, और एनी वन इंक्लूडिंग ए चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट बिकम ए नॉमिनी फॉर द म्यूचुअल फंड। लेकिन ध्यान देना बात है कि म्यूचुअल फंड में सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, HUAF और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन नॉट बिकम ए नॉमिनी फॉर द म्यूचुअल। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन उसको ध्यान देंगे इसको। यहाँ पर आप नॉमिनेशन जो है 3 पीपल तक आप कर सकते हैं स्पेसिफिक शेयर। मैक्सिमम जो है आपका 3 पीपल तो आप नॉमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉमिनी में बिकम द एब्सोल्यूट ओनर, अगर उसके बाद 60 आर वेस्टेड इन देयर नेम है तो एब्सोल्यूट ओनर। ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू डिफरेंट स्कीम अंडर द सेम फॉलियो। देखिए यहाँ पर बहुत से स्कीम होता है म्यूचुअल फंड में, तो डिफरेंट स्कीम है आपका, सेम फॉलियो में है, उसके लिए सेम नॉमिनेशन होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, कीप इन माइंड। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में सिंगल आपका एसेट होल्डिंग होता है, और इसमें कहा जाता है कि प्रिफरेबली फैमिली मेंबर नॉमिनी बनाना होता है। मतलब प्रिफरेबल है कि फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाए। अदर केस में आपको मतलब उसको प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ द जो नॉमिनी है यहाँ पर मल्टीपल पीपल हो सकता है, लेकिन सबका इस नॉमिनी का शेयर स्पेसिफाई उसमें कितना शेयर उसका। तो नॉमिनी इज द ओनली यहाँ पर केयर टेकर ऑफ द एसेट। देखिए यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में यहाँ पर केयर टेकर होगा। मोस्टली मतलब जनरली भी यही समझना है कि जो नॉमिनी है जो केयर टेकर ही है। इस शेयर के केस में, आप म्यूचुअल फंड के केस में, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के केस में आपका थोड़ा सा रूल जो है थोड़ा चेंज है, और तो वहां पर हम देखेंगे। लेकिन नॉमिनी इज द केयर टेकर ऑफ द एसेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे यू कैन नॉट नॉमिनेट एनीवन इन केस ऑफ ए माइनर अकाउंट। तो माइनर के केस में आप किसी को, यू कैन नॉट नॉमिनेट एनीवन इन केस ऑफ ए माइनर अकाउंट, तो उसके केस में आपको खुद ही वहां पर नॉमिनी बनना होगा। अब एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल एसेट होल्डिंग है। तो वन, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नॉमिनी जो यहाँ पर ओनली ए फैमिली मेंबर बिकम ए नॉमिनी फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर फैमिली मेंबर के अलावा कोई नहीं बन सकता। तो मल्टीपल पीपल बाय स्पेसिफाइंग ईच नॉमिनी शेयर, मल्टीपल पीपल है तो स्पेसिफाई करना होगा इस नॉमिनी का शेयर कितना है। और your nominee will inherit the proceed from the fund and the legal heir will have no right over it. That is the important. अगर employees provident fund है तो वहां पर nominee जो है वो inherit होगा proceeds, ठीक है। लीगल हेयर का यहाँ पर कोई राइट नहीं है, लीगल हेयर को कोई राइट यहाँ पर नहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के जैसे। दिस इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आप जस्ट आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट दोनों में दे रहे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका क्या केयर टेकर है, लेकिन यहाँ पर वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा, प्रोसीड उसी को जाएगा। लीगल हेयर को आपको कोई राइट नहीं है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इफ ए पर्सन डज नॉट हैव ए फैमिली मेंबर, अगर किसी का मालिक सपोज कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो क्या करना होगा, तो इन दैट केस दे कैन नॉमिनेट एनीवन, और इवन एन इंस्टीट्यूशन को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये था कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपको नॉमिनेशन के रिगार्डिंग सारे लगभग आइडियाज जो हैं, जो डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपको। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। थैंक यू सो मच।